Good morning, class. So here we start या फिर we continue. देखो हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया था सेल डिवीजन चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है, सेल डिवीजन टॉपिक रह गया था हमारा लास्ट। तो वो क्या है? द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड कॉल्ड सेल डिवीजन। वो प्रोसेस जिसमें मतलब जो सेल डैमेज हो जाती है, जिस जिस सेल को रिपेयर होना होता है, या फिर कोई सेल ओल्ड हो जाती है उसको रिप्लेस करके वहां पर कौन सी सेल आ जाती है? न्यू सेल। तो यहाँ पर न्यू सेल बनने के लिए जो प्रोसेस होती है उसका नाम है सेल डिवीजन। एंड देर आर टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, कितना टाइप का सेल डिवीजन है आपका? दो टाइप का। एक एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस कौन सा सेल डिवीजन है? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ। मतलब वो प्रोसेस सेल डिवीजन की जिसके थ्रू मोस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड होती है। कि क्यों डिवाइड होती है? ग्रोथ के लिए। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है? ईच सेल कॉल्ड मदर सेल। मतलब सारी ही सेल को क्या बोला जाता है? सारी सेल को मदर सेल कहा जाएगा। सारी सेल को, ये भी मदर सेल है और ये भी मदर सेल है। ठीक है, ये भी आपकी क्या है? मदर सेल है। ये भी मदर सेल और ये भी मदर सेल। सारी सेल्स को मदर सेल कहा जाता है क्योंकि वो डिवाइड होकर क्या बनाती है? दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाती है। एक जैसी, मतलब बिल्कुल कार्बन कॉपी आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाएगी वो। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके अंदर वो इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं? जितने मदर सेल के पास है उतने ही किसके पास होंगे? डॉटर सेल के पास होंगे। ठीक है, तो इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर द टिश्यू इन ऑर्गेनिजम्स। तो ये डिवीजन किस में हेल्प करता है? ग्रोथ में और टिश्यू को रिपेयर करने में यूज में आता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपको बताऊं तो देखो ये क्या था आपका? ये एक सेल है और ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ये सेल जब डिवाइड होती है तो दो आइडेंटिकल सेल्स बनाती है। ठीक है, इसमें कितने क्रोमोसोम्स थे? 1 2 3 4। और इसमें भी कितने हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम कभी भी क्रोमोसोम्स को इस तरह से लिखते हैं, अभी जैसे ये आपके क्रोमोसोम से 2n है ये आपका, तो ये क्या होगा? ये भी 2n होगा और ये भी 2n होगा। और अगर ये आपका n है तो ये भी आपका क्या होगा? n ही होगा। मतलब ये n का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें क्या होते हैं? डॉटर सेल में किसके इक्वल में होते हैं? मदर सेल के इक्वल होते हैं। और दूसरी प्रोसेस है आपकी मियोसिस, द प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व टू कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन। इस एक डिवीजन के अंदर दो डिवीजन आते हैं। देखो किस तरह से? स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और टिश्यू। मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, जो एक नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं, ऑर्गन्स या फिर टिश्यू होते हैं एनिमल और प्लांट्स में होते हैं, वो डिवाइड होते हैं क्यों? गेमेट्स बनाने के लिए। मेल और फीमेल गेमेट बनता है और उन गेमेट्स को बनाने के लिए ये क्या करते हैं? इन दोनों गेमेट फर्टिलाइज होकर फिर क्या बनता है? एक नया नया ह्यूमन या फिर नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। ठीक है, दे डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस, और वो डिवाइड होते हैं इस प्रोसेस से, और इसका नाम क्या है? मियोसिस। व्हेन अ सेल डिवाइड बाय मियोसिस प्रोड्यूस फोर न्यू सेल्स। इसका रिजल्ट क्या था? दो न्यू सेल्स मिल रही थी, दो दो डॉटर सेल थी। और मियोसिस में कितनी डॉटर सेल है? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, फोर डॉटर सेल्स आर ऑब्टेन इंस्टेड ऑफ जस्ट टू। द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम देन दैट मदर सेल। ठीक है, तो यहाँ पे कितना क्रोमोसोम्स है आपका? हाफ ही होगा। इधर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जैसे आपका कितना है? एन कितना है? 4 है। तो यहाँ पर कितना हो गया? 2। तो इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाते हैं? यहाँ पर हाफ हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्रोमोसोम्स के नंबर जैसे अगर मैं आपके n 2n की बात करूँ तो यहाँ पर 2n है अगर, तो यहाँ पर n हो जाएगा, n और n और n हो जाएगा। ठीक है, आधे हो जाते हैं। मतलब ये हमेशा जितना भी इनका नंबर होगा, तो आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। और हम अभी एक्सरसाइज की बात करते हैं यहाँ पर कि आपकी एक्सरसाइज में क्या क्या दे रखा है। वैसे तो मैंने आपको सारे ही नोट्स प्रोवाइड करवा दिए, सारे नोट्स लिखवाए, आप एक्सरसाइज खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको एक बार आपके क्वेश्चंस जो भी दिए हुए हैं वो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको किस तरह से करना है। ठीक है, ये है आपकी एक्सरसाइज। अब आपकी एक्सरसाइज में आपको करना है नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका?
Make a comparison and write down way in which plant cells are different from animal cells. तो आपको यहाँ पर क्या करना है, प्लांट सेल और एनिमल सेल का क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है। ठीक है, प्लांट सेल क्या है और एनिमल सेल क्या है। तो मैं आपको बोल के बता दूंगी, आप ही को लिखना ही है, मैंने सब कुछ बता रखा है आपको। सेल वॉल, इसमें प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में आपकी सेल वॉल प्रेजेंट है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसका आएगा आपका, सेल वॉल प्रेजेंट आउटसाइड द, आपको पूरा लिखना है लाइन, सेल वॉल प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पूरा लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर क्या आएगा, सेल वॉल एब्सेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है जैसे जनरली रेगुलर इन शेप, ये हमेशा कैसा होता है, रेगुलर रहेगा, शेप में कैसा रहेगा, रेगुलर इन शेप, क्योंकि इसमें सेल वॉल है। और ये कैसा रहेगा, इरेगुलर इन शेप, जनरली भी ऐड करना है। ठीक है, आपको साथ में जनरली रेगुलर इन शेप, एंड ये है आपका जनरली इरेगुलर इन शेप। ठीक है, फिर आपका आता है नंबर थर्ड पॉइंट, तो आप लिख सकते हैं लार्जर इन साइज देन एनिमल सेल, इसकी साइज थोड़ी सी क्या होती है, लार्ज होती है, लार्जर इन साइज देन एनिमल सेल। आपको अच्छे से लाइन टू लाइन लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर आएगा स्मॉलर इन साइज देन प्लांट सेल, क्या आएगा, स्मॉलर इन साइज देन प्लांट सेल। फिर आपका यहाँ पर आता है फोर्थ पॉइंट, प्लास्टिड प्रेजेंट है आपका, प्लास्टिड क्या है, प्रेजेंट है, यहाँ पर प्लास्टिड क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। फिर आपका वैक्यूल आपका है, अब परमानेंट एंड लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, इसका फिफ्थ पॉइंट आएगा, परमानेंट एंड लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। और यहाँ पर क्या आएगा, परमानेंट एंड लार्ज वैक्यूल, मतलब वैक्यूल आर मेनी, मतलब इसमें एक परमानेंट और लार्ज वैक्यूल रहेगा एक ही, और इन सेल्स में क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल प्रेजेंट होंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर वैक्यूल्स आर मेनी स्मॉल एंड टेम्परेरी, क्या पॉइंट आएगा आपका, वैक्यूल्स आर मेनी, मतलब बहुत सारे रहेंगे, स्मॉल रहेंगे और कैसे रहेंगे, टेम्पररी रहेंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, तो वो है आपका, तो वो आपका क्या होगा, हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। तो अब आपको क्या लिखना है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, क्या लिखना है, प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस और यूकैरियोटिक में डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप शुरू करेंगे डिफरेंस लिखना, तो वो किस तरह से होगा देखो। तो यहाँ पर है, इसका जो साइज होता है वो थोड़ा स्मॉल होता है। ठीक है, जनरली साइज इज स्मॉल, जनरली, मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सबसे पहले आपको लिखना है फर्स्ट पॉइंट करके साइज, फिर इसमें आप लिखोगे जनरली स्मॉल, और यहाँ पर आपको लिखना है साइज जनरली लार्ज। ठीक है, फिर हम आते हैं सेकेंड पॉइंट में, तो इसका जो न्यूक्लियर रीजन है
वो कैसा होगा? नॉट वेल डिफाइंड। नॉट वेल डिफाइंड मतलब वेल डिफाइंड नहीं होगा। एंड और क्या होगा? नॉट वेल डिफाइंड एंड लेक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। ठीक है, लिख रही हूँ मैं, नहीं लिख रही हूँ कंप्लीट, आपको कंप्लीट लिखना है। ये मैं फिर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? न्यूक्लियर रीजन पॉइंट डाल के आपको लिखना है नॉट वेल डिफाइंड एंड लेक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और आपका इधर आता है सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियर रीजन में आप क्या लिखोगे कि वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय। सबसे पहले तो आपको लिखना है वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका आता है थर्ड पॉइंट, क्रोमोसोम्स इसके कैसे होते हैं? सिंगल होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब आपका ये था सेकेंड, और ये है आपका थर्ड। क्या लिख रहे हो आप? बेसिस ले रहे हो कि किस बेस पे डिफरेंस लिख रहे हो? फर्स्ट साइज के बेस पे लिखा, सेकेंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीजन पे लिखा, और थर्ड आप किस पे लिख रहे हो? क्रोमोसोम के बेस पे। तो इसका इसका तो कैसा है? सिंगल क्रोमोसोम्स है। और यहाँ पर कैसे क्रोमोसोम्स है? मोर देन वन क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, मोर देन वन क्रोमोसोम। अब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, सॉरी एब्सेंट है। मेम्ब्रेन फोर्थ है ना, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट, और यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट। तो ये आपका हो जाएगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस, ठीक है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन? क्या होगा अगर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? या तो टूट जाएगी, या मतलब टूट जाएगी तो क्या होगा, ठीक है। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटती है तो इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर क्या होगा? देखो, इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर या फिर ब्रेक डाउन ऑल द यूजफुल सब्सटेंस, मतलब सेल के अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। देखो, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली सब में है लगभग, प्लांट सेल में भी थी और है ना एनिमल सेल में भी है, पर सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल किस में नहीं है? एनिमल सेल में नहीं है, ठीक है। तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है और प्लांट सेल में सेल वॉल है, बट मेम्ब्रेन तो सब में। पर अगर मेम्ब्रेन टूट गई तो क्या होगा? मेम्ब्रेन में क्या अंदर बहुत सारे यूजफुल मटेरियल है, वो मेम्ब्रेन अगर ये ब्रेक डाउन हो गई, यहाँ का पार्ट क्या हो गया? टूट गया, तो ये सारे मटेरियल क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। ऑल द यूजफुल, देखो अच्छे से सुनना, आपको ये आंसर में लिखना है, इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन all the useful substances will move out of the cell. There will be no difference between cell content and its external environment. और कोई डिफरेंस नहीं रहेगा सेल के कंटेंट में और उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये बाहर निकल जाएगा तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो द सेल विल क्लोज इट्स नॉर्मल शेप, और सेल अपना नॉर्मल शेप क्या कर देगी? क्लोज कर देगी। तो ये आपको लिखना है, इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स or break down all the useful substances will move out of the cell. There will be no difference between cell content and its external environment. The cell will close its normal shape, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, what would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? अगर Golgi apparatus नहीं होगा तो क्या होगा? तो देखो, सॉल्यूशन में आपको इसमें लिखना है, इफेक्ट ऑफ absence of Golgi apparatus on life of a cell। एक सेल की लाइफ कैसी रहेगी जब गोल्जी एपेटस नहीं रहेगा? तो देखो, रिपीट कर रही हूँ किस तरह से लिखना है, इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ गोल्जी एपेटस ऑन लाइफ ऑफ अ सेल इज, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट लिखना है आपको, द पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल विल इन्फ्लुएंस, उसमें भी फर्क पड़ेगा।
कि पैकेजिंग और डिस्पैचिंग जो हो रही थी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से लेके वेरियस टारगेट तक इनसाइड और आउटसाइड सेल के, वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। एंड द प्रोडक्ट सेकंड है आपका, द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल कैन नॉट बी स्टोर्ड और मॉडिफाइड लेटर। और गोल्जी बॉडी का काम क्या था, उन प्रोडक्ट्स जो ईआर से आ रहे हैं उसको मॉडिफाई करने का और स्टोर करने का, तो वो भी काम यहाँ पर हो नहीं पाएगा। और थर्ड पॉइंट है आपका, देयर विल बी इफेक्ट ऑन लाइसोसोम फॉर्मेशन, और लाइसोसोम की फॉर्मेशन में गोल्जी बॉडी हेल्प कर रहा था तो वहां पर भी इफेक्ट पड़ेगा। दिस विल कॉज अक्यूमुलेशन ऑफ बोर्न आउट एंड डेड सेल ऑर्गेनिल विद इन द सेल। और लाइसोसोम नहीं होगा तो जो मटेरियल को बाहर भेजना है, जो वेस्ट है, वो हमारी सेल में ही रहेगा, और डेड सेल ऑर्गेनिल को जिनको लाइसोसोम किल कर रहा था वो भी सेल में ही रहेगा। ठीक है, जिससे सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो सकती है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, which organelle is known as powerhouse of the cell and why? तो आपको पता है, the organelle mitochondria known as powerhouse of the cell, process of cellular respiration take place in mitochondria to generate energy। मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्यों, एनर्जी को जनरेट करने के लिए, जो कि रिक्वायर्ड है फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। दिस इज द रीजन दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। Question number 8 is, what is osmosis? The movement of solvent from a region of high concentration to a region of its lower concentration through a semi permeable membrane। अगर through semi permeable membrane नहीं होगा तो वो diffusion कहलाएगा। ठीक है, during osmosis the water molecule are free to cross the plasma membrane in both direction। और water molecule free होते दोनों तरफ जाने के लिए। ठीक है, अब कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। आपको ये एक एक्सपेरिमेंट के लिए बोला हुआ है। देखो क्या है यहाँ पर, कैरी आउट द फॉलोइंग, टेक योर पील्ड पोटैटो हाल्स एंड, ठीक है ये अभी आप रहने देना। ठीक है, अब आपका 10 है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गेमेट। तो सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी, वो कौन सा था, माइटोसिस डिवीजन है। एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गेमेट, तो यहाँ पर आएगा आपका मियोसिस। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पर इसी तरह से, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि the type of cell division which is required for growth and repair of body, that cell division is known as mitosis, and the cell division in which the cell division which is involved in formation of gamete, that division is known as meiosis। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे आपका चैप्टर, वो है चैप्टर नंबर, अभी हमने आपका सबसे फर्स्ट आपका मैटर इन सराउंडिंग हो गया फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी हो गया। तो हम नेक्स्ट शुरू करते हैं आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, नहीं तो जो भी होगा आप हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप ठीक है, क्लियर है आपको ये चैप्टर पूरा, मैंने एक्सरसाइज भी एक बार आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। सो थैंक यू सो मच क्लास।